So today we are going to start first chapter interference of light. सबसे पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो जब भी हमारी कोई वेव ट्रैवल करती है मीडियम में, और वेव बेसिकली एनर्जी होती है, जब भी कोई वेव या एनर्जी ट्रैवल करती है मीडियम के अंदर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में वो उस एनर्जी के कारण क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सिर्फ वेव प्रोपागेट करती है, सिर्फ वेव प्रोपागेट करती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पर ही वाइब्रेशन करते हैं, वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करते। अगर हम किसी वेव की बात करें, सो सपोज दिस इज आवर वेव, तो ये किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या हो गई, एक्स। और जो ये चीज़ है ये क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, वाई की तरफ, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जो अपर वाली पोर्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। और ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, तो सपोज हमारे पास एक वेव ये है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है y1 जो कि मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और उसी मीडियम में एक और वेव ट्रैवल कर रही है और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2। तो जो वाइब्रेशन होगी पार्टिकल की वो इन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट की वजह से होगी। अगर दो वेव्स एक ही मीडियम में प्रोपागेट कर रही हैं तो जो वाइब्रेशन होगी पार्टिकल की वो किसकी वजह से होगी, इन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट की वजह से। और क्या करेंगे, जब ये दोनों वेव्स एक ही मीडियम में प्रोपागेट करेंगी तो ये क्या कर देंगी, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगी, और जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सपोज दिस इज y, और y किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 के। मतलब इन दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इंटेंसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है तो वेव की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एक अगर ऐसी वेव है जो इस तरह से प्रोपागेट कर रही है कि इसका जो क्रेस्ट है वो इसके ट्रफ पे जा रहा है और यहाँ पे जो ट्रफ है क्रेस्ट, मतलब दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, तो हमारी रिजल्टेंट वेव किस तरह की बन जाएगी, इस तरह की बन जाएगी। और जो क्रेस्ट और ट्रफ है, जैसे ये है, ये कितनी हो जाएगी, y1, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, -y2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो हमारी रिजल्टेंट वेव किसके इक्वल आ जाएगी, y1 प्लस -y2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी, y1 माइनस y2। इसमें जो हमारी क्या हो रही है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। यहाँ पे हमने दो वेव्स की बात करी थी, अगर दो वेव्स की जगह बहुत सारी वेव्स हैं, अगर वो ट्रैवल कर रही हैं किसी मीडियम में से, तो वो क्या कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी, और जो रिजल्टेंट वेव होगा, जो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट होगी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी,
इंडिविजुअल वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके सम के इक्वल होगी। यहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो y1 y2 ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, जो कि दो वेव्स की वजह से हो रही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वो कहते हैं व्हेन टू एडजेसेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट कॉन्टिन्यूस वेव। दो एडजेसेंट सोर्सेज हैं लाइट के, मतलब एक सोर्स हमारे पास ये है और एक सोर्स हमारे पास ये है, दोनों क्या कर रहे हैं, वेव्स निकाल रहे हैं, और ये जाके किस पॉइंट पे मीट हो गए, पी पॉइंट पे। ठीक है, दोनों, अब ये जो दोनों वेव्स हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और इनकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम, और इनका जो फेज़ होना चाहिए, फेज़ को हम डिनोट करते हैं फाई से, वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फेज़ डिफरेंस या फेज़ इनका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव जो हमारी बनेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो हमारी एनर्जी होगी, ये जो दोनों वेव्स की जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब इन वेव्स की जो आगे रिजल्टेंट वेव बनेगी, जहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर लाई करेगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहली वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट पे लाई करेगी और पहली वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ पे लाई करेगी, तो उस केस में कैसी इंटरफ्रेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अब जिस वजह से उसकी जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, उन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी, उन पॉइंट्स पे जो लाइट वेव है उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन वो पॉइंट्स जहाँ पे पहली वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ पे लाई करेगी, ठीक है, वहाँ पे किस तरह की इंटरफ्रेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और वहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होती है इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में, बिकॉज किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू लाइट वेव्स, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। सो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स एमिटेड बाय टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, जहाँ पे क्या होगी, पहली वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट पे लाई करेगी और पहली वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ पे लाई करेगी, वहाँ पे क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे, मैक्सिमम हो जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जहाँ पे पहली वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की ट्रफ पे लाई करेगी और पहली वेव की ट्रफ दूसरी वेव की क्रेस्ट पे लाई करेगी, वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी और इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट फिनोमिनन है, इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है, कि जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगी वहाँ क्या हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में हमारी लाइट एनर्जी होगी, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या होगी, मिसिंग होगी एक पॉइंट पे, और जो एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है वो कहाँ पे अपीयर हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वाले पॉइंट पे। इस वजह से जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे अच्छा होल्ड करता है। अब उसके बाद कोहेरेंस क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, दो वेव्स का जो फेस है वो टाइम के साथ या स्पेस के साथ किस रिलेशन से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंस बोलते हैं। और ये टू टाइप्स की होती हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशल कोहेरेंस। अब जो कोहेरेंस होती है वो भी एक दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक सोर्स होता है जो इनकोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एमिट करता है और दूसरे जो कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एमिट करते हैं। अब जो हमारा ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, वो क्या करेगा, लाइट एमिट करता है हर डायरेक्शन में, रैंडमली लाइट एमिट करता है,
और जो उसकी लाइट वेव्स होती हैं बल्ब की वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती हैं, और जो लाइट वेव्स होती हैं उस बल्ब की वो एक दूसरे के साथ फेज में नहीं होती। इस तरह की बीम ऑफ लाइट जिसकी जो कंपोनेंट वेव्स है, मतलब एक बल्ब है वो बहुत सारी लाइट वेव्स एमिट कर रहा है, और ये जो सारी लाइट वेव्स हैं ये एक दूसरे के साथ फेज में नहीं है, मतलब इसकी जो कंपोनेंट वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ फेज में नहीं है। इस वजह से ये किस तरह के सोर्स हैं, इनकोहेरेंट। अब जो बल्ब है, अगर हम एक इंडिविजुअल बल्ब की बात करें, ठीक है, सपोज दिस इज आवर बल्ब, तो बल्ब क्या करता है, ये रैंडमली सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो लाइट वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये क्या है, इनकोहेरेंट सोर्स है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो बल्ब होता है उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, और जब हम इन एटम्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोज ये हमारा एटम है, जब हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी तो ये क्या करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट से किस स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी ये वापस किस में फॉल कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। कितने टाइम में फॉल करेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड। और जब ये फॉल करेगा तब ये क्या रिलीज़ करेगा, लाइट एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये जो अलग अलग एटम होंगे वो अलग अलग टाइम पे रिलीज़ करेंगे लाइट एनर्जी, और ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिलीज़ हो रही है लाइट वेव। तो इस वजह से जो अलग अलग एटम्स जो हैं अलग अलग लाइट वेव्स एमिट कर रहे हैं, तो उनका फेज़ क्या होगा, अलग अलग होगा, वो एक दूसरे के साथ फेज़ में नहीं होंगे, जिस वजह से वो किस तरह के सोर्सेज हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। नाउ नेक्स्ट इज़ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। लेकिन अगर हम बात करें लेज़र की, तो जो लेज़र सोर्स होते हैं वो जो लाइट वेव्स एमिट करते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा उन लेज़र की लाइट वेव्स क्या होती है, एक दूसरे के साथ फेज़ में होती है हर एक पॉइंट पे। जो लाइट वेव्स लेज़र एमिट करेगा उसकी जो लाइट वेव्स होंगी वो हर पॉइंट पे स्पेस के अंदर क्या होंगी, एक दूसरे के साथ फेज़ में होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। जो कोहेरेंट वेव्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये कंबाइन करेंगी और हमें एक रिजल्टेंट वेव देती है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द कंबाइनिंग वेव्स। की जो वेव्स कंबाइन कर रही हैं, सपोज ये हमारी कोहेरेंट वेव्स हैं, ये रिजल्टेंट वेव है, ये दोनों कोहेरेंट वेव है, तो इन दोनों को मिला के ये जो रिजल्टेंट वेव हमारी बनी है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से। लेकिन जो ये सपोज इनकोहेरेंट वेव्स हैं, ये दो वेव्स जा रही हैं और ये तीसरी वेव जा रही है, आपस में तीनों क्या हैं, ये इनकोहेरेंट है। तो इस वजह से जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कभी भी इन वेव्स के एम्पलीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा वो उससे क्या होगा, छोटा होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कोहेरेंस। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते थे, जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स जो होती थी उनका जो फेज़ होता था वो कांस्टेंट होता था एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कैसी वेव्स होती थी, कोहेरेंट। अब हम बात करेंगे उनके टाइप्स के बारे में, कोहेरेंस के टाइप के बारे में। फर्स्ट इट इज़ टेम्पोरल कोहेरेंस। जो टेम्पोरल कोहेरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जब कोई पार्टिकल जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ एक्साइटेड स्टेट, और जब वो वापस अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो लाइट वेव एमिट करता है। तो सपोज उसने ये वेव एमिट कर दी, ठीक है, उसने ये वेव एमिट कर दी। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, उसने एक ये वेव एमिट कर दी। अब कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, उसने ये वेव एमिट कर दी। लेकिन ये जो टाइम था, ये जो टाइम है वो क्या है, तीनों का सेम है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एवरेज टाइम है, मतलब इस टाइम पीरियड के लिए जो हमारी जो वेव एमिट हो रही है वो कैसी है,
वो किस तरह की वेव है हमारी जो एमिट हो रही है इस टाइम पीरियड के लिए, वो हमारी सेम कांस्टेंट फेज शो करेगी सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए। सेकंड इलेक्ट्रॉन आया तो उसने भी सेम टाइम पीरियड के लिए किस तरह की वेव एमिट करी, कांस्टेंट फेज की। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया उसने भी इसी टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव एमिट करी। तो ये जो एवरेज टाइम है, ये जो हमारा एवरेज टाइम निकला इसको हम डेल्टा टी या इससे डिनोट कर सकते हैं। सपोज इसका टाइम t1 था, इसका टाइम t2 था, तो ये जो एवरेज टाइम है ये क्या है, डेल्टा टी है। मतलब इस टाइम पीरियड के लिए जो हमारी वेव है वो किस तरह की है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस शो कर रही है। और इस टाइम पीरियड के लिए इस एवरेज टाइम पीरियड के लिए जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंस टाइम, इस टाइम के लिए जो इस वेव की लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट लेंथ। तो यहाँ पे देखो उसने ये लिखा है टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, कोरिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट पे स्पेस के अंदर टाइम t1 पे और उसी का टाइम t2 पे। अब किसी वेव को हम क्या बोल सकते हैं कि वो टेम्पोरल कोहेरेंस में कब है, अगर उसका फेज डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो क्या है, कांस्टेंट है एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यूरिंग टाइम इंटरवल दिस। तो कोहेरेंस टाइम क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम पीरियड के लिए जो हमारी वेव है उसका फेज कांस्टेंट रहे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। कोई भी सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक वेव एमिट नहीं कर पाता। मोनोक्रोमेटिक मतलब अ लाइट वेव ऑफ सिंगल कलर। जो वेव जो एमिट करते हैं सोर्स, उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेव्स होती हैं, ठीक है। और जो ड्यूरेशन होता है हर एक वेव का वो कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। इसका मतलब कि जो फेज डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो कांस्टेंट रहता है इतने टाइम इंटरवल के लिए। और इस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस टाइम। वो टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल के लिए जो हमारी वेव एमिट हो रही है उसका फेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो उसका फेस रहे वो कांस्टेंट रहे। और कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, पाथ लेंथ हमारी वेव ट्रेन की जो कोहेरेंस टाइम में वो शो करता है। मतलब कोहेरेंस टाइम में हमारी वेव की लेंथ कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ। और कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, c इंटू टॉ सी। ये क्या है, दिस इज कोहेरेंस टाइम और c है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला ये होता है वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विच इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे, कोहेरेंस टाइम से रिलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, 1/τ c के इक्वल आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे निकाला था ये कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो इससे अगर हमें कोहेरेंस टाइम की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, कोहेरेंस लेंथ अपॉन c के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अगर हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 1/τ c, या टॉ सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/τ सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे कि कोहेरेंस लेंथ अपॉन c वो किसके इक्वल आ गया, 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गया। तो इससे हमारी कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इधर चला गया, c/डेल्टा म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू हमारी ये आ गई और एक वैल्यू हमारी ये थी, पहले थी c इंटू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इंटू कोहेरेंस टाइम। उसके बाद
हमने फिर क्या लिखा, कोहेरेंस टाइम का रिलेशन लिखा हमने फ्रीक्वेंसी के साथ, जो क्या है कोहेरेंस टाइम, इट इज़ इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर हमने इन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, और हमारी ये वैल्यू आ गई कोहेरेंस लेंथ की। उसके बाद हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से भी टेम्पोरल कोहेरेंस को पढ़ सकते हैं। सपोज़ ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट एस है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सोडियम लाइट ली है हमने, और जब ये लाइट वेव्स इमिट कर रहा है तो ये क्या होगी, मिरर M1 और M2 से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी लाइट वेव्स, और हमें क्या मिलेगा, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम इस मिरर M1 को डिस्प्लेस कर दें बाय डिस्टेंस d, मतलब इसको d की दूरी पे यहाँ पे रख दें, तो क्या होगा, तो हमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब वेव हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, फिर उसे यहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब उसको d डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा, फिर जब वो वापस आएगी फिर उसे d डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, मतलब इतना डिस्टेंस उसे एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा, मतलब 2d डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो वेव जो रिफ्लेक्ट करी है M2 ने, ठीक है, दोनों जब ये इंटरफेयर करेंगी तो क्या होगी, दोनों का जो फेस होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेव है ये ज़्यादा जल्दी एमिट होगी है, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा टाइम है, अगर ये टाइम जो है इट इज़ ग्रेटर देन कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस टाइम मतलब वो टाइम जिस टाइम के लिए हमारी वेव का जो फेस है वो कांस्टेंट रहेगा, अगर ये टाइम कोहेरेंस टाइम से बड़ा हो जाएगा तो जो दोनों वेव्स होंगी वो क्या बन जाएंगी, इनकोहेरेंट बन जाएगी, और कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर कोहेरेंस टाइम बड़ा होगा इस टाइम से, तो क्या होगी, जो वेव्स होंगी उनका एक डेफिनेट फेज रिलेशन होगा और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें शो होगा बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव ट्रेन्स। तो इस वजह से जो वेव्स हैं वो कैसी हैं, टेम्पोरली कोहेरेंट हो जाएंगी वेव्स। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि वो वेव ट्रेन्स जो सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे को, इक्वल पाथ ट्रैवल करने के बाद उससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है अच्छे कॉन्ट्रास्ट का। मतलब अगर वेव्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया था तो उसने 2D डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करा था एज़ कम्पेयर टू दिस वेव, जिसकी वजह से जो हमारी सुपरपोजिशन थी वो अच्छे से नहीं हो पाई और उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं हुआ। और जैसे आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें तो इट इज़ डिस्टेंस कितना था 2D अपॉन टाइम, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, T इट इज़ इक्वल टू 2D अपॉन C, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम कितना आ गया था 2D अपॉन C, जिस वजह से the wave reflected from M2 interferes with wave reflected from M1 which was emitted from source इतना सेकेंड अर्लियर, की दूसरी वाली वेव उससे इतना सेकेंड अर्लियर आ गई, जिस वजह से जो कोहेरेंस टाइम था वो क्या हो जाएगा, या तो बड़ा हो, कोहेरेंस टाइम से ये टाइम या तो बड़ा हो जाएगा या उससे छोटा हो जाएगा। अगर कोहेरेंस टाइम से ये टाइम बड़ा हो जाएगा तो जो वेव्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, इनकोहेरेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर वो कोहेरेंस टाइम से छोटा होगा तो वेव्स कैसी हो जाएंगी, कोहेरेंट हो जाएंगी और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा।